गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ब्रोगली लॉ। कौन सा लॉ है? डी ब्रोगली लॉ। डी ब्रोगली लॉ। अच्छा, इस वाले लॉ में होता क्या है, इसकी छोटी सी हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। और हम लोग ना इस चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो इसलिए डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज inversely proportional to wavelength of particle is inversely proportional to its momentum। जवानों, हम लोग ना भाई ये सारे जो मेन अपने जो लॉ हैं उनकी डेफिनेशन करेंगे, ठीक से सीधे फॉर्मूले करेंगे और सारे प्रीवियस ईयर करेंगे। तो अपने ना नीट के या जेई मेंस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। नीट या जेई मेंस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो ये चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग ना, डी ब्रोगली लॉ, इस पे तो एक फिजिक्स में भी अलग से चैप्टर है, तो उसके भी सारे क्वेश्चन इससे रिलेट हो रहे हैं। तो ये वाला चैप्टर किस में आएगा? फिजिक्स में भी आएगा। तो समझ रहे ना आप लोग? तो बच्चों, जो वेवलेंथ है उसको लिखते हैं लैम्डा से ना। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अब इसके कुछ हम लोग फॉर्मूले लिख रहे हैं, क्या क्या होगा? तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और H अपॉन मोमेंटम होता है m इंटू वी। पी क्या मोमेंटम है? मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी। अगर बच्चों इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखना चाहे ना, तो मोमेंटम होता है √2mk। के ये काइनेटिक एनर्जी है। क्या ये? काइनेटिक एनर्जी। अगर बच्चों इसका फॉर्मूला हम लोग ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें, किस में लिखना चाहें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो H अपॉन √2m EV। ये V स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। V क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इतने से अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इतने से अपने ना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ इतने से। अभी तक जितने भी नीट में या IIT में या IIT मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ इतने फॉर्मूले से डायरेक्टली होंगे। ठीक है? तो ये हम लोगों को याद कर लेंगे ना। समझ आ रहा ना? अब हम लोग ना इसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला लिख लिया ना आप लोगों ने, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ना। अब देखो, अच्छा इसमें बस एक थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी कि ड्यूल नेचर को बता रहा है। ड्यूल नेचर में क्या आ गया? वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर। वेव प्लस पार्टिकल, ये दोनों नेचर्स को एक्सप्लेन करता है। वेव प्लस पार्टिकल नेचर। ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर भी एक्सप्लेन कर सकता है। और कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। तो और फॉर्मूला ये याद रखना है। फॉर्मूला ना वैसे तो एक ही फॉर्मूला H अपॉन पी। H की वैल्यू क्या होती है? H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है इसकी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। क्लियर हो रहा ना? अब हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं जो कहां पे आए हुए हैं? प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो जैसे एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ये देखते हैं, ये होगा। जैसे कोई भी करते हैं, ये थोड़ा सा ये एक बार करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग ना इसको। इसमें क्या लिखा हुआ है? द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। द रिलेशनशिप बिटवीन देयर वेवलेंथ इज। तो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या लग गया यहाँ पे, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m वाला फॉर्मूला नहीं लग गया जवानों? पता लग रहा फॉर्मूले का? या आप लोग सोच के बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। हाँ भाई जसकरण, कौन सा फॉर्मूला लग गया? ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अब बच्चों ना, अगर हम लोगों को फॉर्मूले का पता लग जाए ऐसे, तो फिर इसको लेमडा 1 लिख लो। जैसे एक को लेमडा 1 लिख लो, मैं थोड़ा सा स्पेस लिख रहा हूं यहाँ पे, लेमडा 1, ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m(e)(v1), ठीक है। ये क्या हो जाएगा भी, लेमडा 2 एच अपॉन अंडर रूट 2m(e)(v2). बता रही समझ में? तो इसने रिलेशन पूछा, तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो और वैल्यू पुट कर दो। तो इसी में मैं वैल्यू पुट कर लेते हैं ना। E1 की जगह क्या, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट की जाएगी यहाँ पे, 25, इसकी जगह 50, ठीक है। समझ में आ रहा ना? अब इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर दें। अगर बच्चों डिवाइड करें तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ना, एच से एच कैंसिल होगा। सोल्व करके देखो क्या आ रहा है। तो क्या हो गया, सोल्व कर सकते हो ना? मैं इस साइड जगह मिल रही है मुझे, तो इस साइड करूंगा ना, तो लेमडा 1 बाय लेमडा 2 क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 25 डिवाइड बाय 1 बाय अंडर रूट 50, ये हो गया ना। बाकी तो सब कुछ सीधा सीधा कैंसिल हो ही रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लेमडा 1 डिवाइड बाय लेमडा 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा ना, 50/√5 का अंडर रूट ना, तो √2, ठीक है। इसके स्क्वायर करने पे आ जाएगा ना, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, 2550 था ना। नहीं बच्चों, ये वाला लो नहीं है, रुको, इसमें तो डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं दे रखी ना इसने तो सीधी वेवलेंथ पूछ रखी है। क्या पूछ रखी है, सीधी वेवलेंथ। तो सीधी वेवलेंथ में ये नहीं लगेगा फॉर्मूला, क्यों नहीं लगेगा, बताओ क्यों नहीं लगेगा? इसमें तो सीधा hc/λ लगेगा, hc/λ। हाँ, hc/λ1 इज इक्वल टू, जो भी एनर्जी होती है ना, एनर्जी 25 डिवाइड बाय hc/λ2 इज इक्वल टू एनर्जी 50, इनको डिवाइड कर दो तो सीधा ही है। इसने डी ब्रोगली लिखा हुआ था ना, इसलिए अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखता फिर लगाते वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काम का नहीं है इसमें। तो क्या आ गया आंसर, hc से hc कैंसिल होगा, ये 2, तो लेमडा 2 डिवाइड बाय लेमडा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, क्या क्या जवानों, नहीं 1/2 आ रहा है क्या समझ में, क्लियर हो रहा ना? ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, तो लेमडा 2 बाय लेमडा 1 इज इक्वल टू हाफ। हाँ, ये डिवाइड में है ना जवान, डिवाइड में, ठीक है। हो गया ना क्लियर? तो यार कौन सा आंसर आ गया, कौन सा आ गया, सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो रहा ना, कर लोगे अब, ये वाला आंसर आ गया ना। तो जो ये थे ना, ये वाले फॉर्मूले यूज नहीं होने वाले थे इसमें ना, क्यों नहीं यूज होने वाले थे, रीजन पता लगा, ठीक है। फिर चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग ना देखते हैं क्या, एक और इस पे क्वेश्चन है, ये और करते हैं। ये है जवानों, देखो इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज, ठीक है। ये भी डी ब्रोगली लॉ नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी बेंच। अच्छा, ये भी अनसर्टेनिटी वाला पूछ लिया। इसमें ये देखो,
अच्छा, इसका एक छोटा सा और ये और करते हैं वरना एक बच्चों, ये इसने क्या बताया इस साइंटिस्ट ने कि जो इलेक्ट्रॉन वो वेव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूमता है तो वेव नेचर का हुआ, ऐसे किस टाइप का, वेव नेचर का। और कितनी वेव बनेगी अगर ये आर है, तो उसने बताया कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन क्या होता है, ऑर्बिट नंबर। एन क्या होता है, ऑर्बिट नंबर। पता लग रहा है ना आप लोगों को, एन क्या होता है, ऑर्बिट नंबर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड है ये। बताओ ये डी ब्रोगली ओ क्या है, इफ द, ये वाला क्वेश्चन, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजेनिक एटम इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर क्या होता है, ए नॉट इंटू एन स्क्वेयर बाय जेड इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन से एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जेड की वैल्यू पुट कर दो और एन की वैल्यू पुट कर दो। nth ऑर्बिट पूछा ना, तो एन तो एन ही रखना। हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, 1। तो पुट करो, देखो कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है। इसने देखो आंसर में क्या दिया हुआ है, 1.5। ये देखो 2 इक्वल टू 1.5 ए नोट। द वैल्यू ऑफ एन बाई जेड इज, द वैल्यू ऑफ, ये इसने ऐसा दिया हो गया, इसका मल्टीपल तो नहीं दिया हो इसने। थोड़ा सा क्वेश्चन ना थोड़ा दूर भागा हुआ ये अपन ना ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या 1.5 है, यहाँ पे कितना, इसको पाई ए नोट ही मान लो ना। पाई ए नोट का कितना मल्टीपल है, देखो क्या आएगा 2 पाई, जेड तो 1 हो गया। ठीक है, 2 पाई ए नोट इंटू एन इज इक्वल टू लैम्डा। 2 पाई ए नोट इज लैम्डा ना। ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है लैम्डा की, 1.5 पाई ए नोट। ठीक है, यहां से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। वैसे तो एन बाई जेड की वैल्यू निकालनी है, इसने एन बाई जेड दिखा हो, तो एन बाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालो, क्या आ रही, निकाल सकते हो, क्या आ रही, सोल्व करो चलो। कौन सा आ गया, क्वेश्चन आया ना समझ में सबको। कौन सा फॉर्मूला लग गया, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो हो जाएगा ना सबका। देखो जेई मेंस में आया हुआ नहीं क्वेश्चन, तो देखो पाई ए नोट से इससे कैंसिल हो जाता, तो इसमें क्या आ गया 2n बाय जेड इज इक्वल टू 1.5। कौन सा आंसर आ गया फिर ये, n बाई जेड इज इक्वल टू 1.5 बाई 2 कितना होता है 0. क्लियर। फिर बच्चों नेक्स्ट है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हो गया ना, बस इतना ही था। ये वाला पता लग रहा ना, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, लिख लेना आप लोग। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट पोजिशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली। तो इसने क्या फॉर्मूला बताया इसका, इसने बताया कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये बताया इसने। ठीक है जॉन, क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट है क्या।
अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम को एम डेल्टा वी लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये फॉर्मूला बस इतने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस इतने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। पता लग रहा है सबको? और इस पे भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे m क्या मास है, ये क्या मास, ठीक है। v क्या है, एरर इन वेलोसिटी है, एरर इन v। डेल्टा x क्या है, एरर या अनसर्टेनिटी लिख सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्लियर हो रहा है? ये इसने यहां भी लिखा तो हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला। क्लियर, और इसकी वैल्यू लगभग किसके आसपास आएगी, 0.528 इंटू 10⁻⁻34 जो भी जूल सेकंड होता था ना, इसके इक्वल आएगी। ठीक है, क्लियर हो ना दोनों? हाँ, अब इस पे हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप लोग ट्राई करो एक बार। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, देन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स किसमें, वेलोसिटी, इन इट्स वेलोसिटी। तो ये बात आ रही समझ में? तो कर सकते हैं ना सोल्व। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, h/4 पाई। अब बच्चों ना डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन में, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी दे रखा है, तो डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट कर लोगे, डेल्टा पी। अब सोल्व करो इसको, सोल्व करने होगा, सोल्व करो, क्या आंसर आ रहा है, शाबाश। क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। ये बच्चों जेई मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन, किसमें आया हुआ है, जेई मेंस में। तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं अब, डेल्टा पी, तो क्या हो जाएगा यहां से, डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू h/4 पाई। तो डेल्टा पी क्या होता है, m डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसका पूरे का स्क्वायर था ना, इज इक्वल टू h/4 पाई। यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h/4 पाई m। दोनों साइड अंडर रूट ले देना, क्या, हाँ m का स्क्वायर है ना, दोनों साइड क्या ले दे, अंडर रूट ले दे। अगर दोनों साइड अंडर रूट ले तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2m कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा, h/पाई। कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आ गया क्या, कर सकते हो? ठीक है। फिर ये देखते हैं ना, इसमें इसने क्या बोला है, अनसर्टेनिटी इन, ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ 25 ग्राम इन स्पेस इज दिस, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला ना, तो करते हैं सोल्व। तो क्या होता है, m डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4 पाई, ये फॉर्मूला लगेगा। सोल्व कर सकते हो इसको, h/4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, मैंने क्या लिखवाया था, 0. इंटू 10⁻⁻34। शाबाश, उसकी वैल्यू पुट कर दो एग्जैक्ट। अच्छा मास यहाँ पे केजी में लेना है, मास किस में लेना, एक केजी में मास लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। करो सोल्व। m कितना होगा, 25/1000, m कितना होगा जानो, 25/1000। डेल्टा एक्स कितना दे रखा है इसने, 10⁻⁻15। सोल्व करो बच्चों, नहीं तो कोई फायदा नहीं है।
m कितना है 25/1000। डेल्टा v कितना है निकालना है। डेल्टा h कितना दे रखा है 10⁻⁻, और h/4π की क्या वैल्यू है, क्या था 0. × 10⁻⁻। सोल्व कर दो इसको, कर लोगे ना सोल्व। पावर का ध्यान रखना मेनली, जैसे तो बच्चों ना ऐसे क्वेश्चन पावर के कारण ही हो जाएंगे, पावर का बस ध्यान रखना है, अपने आप हो जाएगा। सिर्फ पावर के कारण, किसका ध्यान रखना है, सिर्फ पावर का, उसी से हो जाएगा ये। पता लग रहा है क्या पावर का। यहां पे देखो कितनी पावर बचेगी इसमें, पावर देखो ना, इसमें -15 और ये नीचे 3 है, तो माइनस कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, माइनस के ये हो जाएगा, ये ऊपर जाके डिवाइड ही तो होगा, -18, उस साइड जाके प्लस का होगा, तो 34 -18 कितने होते हैं, 18 वाला आ रहा ना इस हिसाब से। अप्रोक्सीमेट आंसर तो किसके आसपास है, पावर का और जरा डिफरेंस है तो फर्स्ट के आसपास ही है ना, कर लोगे ना। वैसे भी अप्रोक्सीमेट ही पूछा इसने, क्लियर हो रहा क्या। ये कौन था, अच्छा बच्चों ये तो वही है ना फॉर्मूला, डी ब्रोगली वेलेंथ पढ़ते हैं ऐसे ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट वाज पास्ड बिटवीन 2 चार्ज प्लेट्स केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस V ESU, ठीक है। E and M are charge and mass of electron respectively. The value of H by lambda, तो lambda इज इक्वल टू क्या होता था वहां पे, H अपॉन क्या होता था फॉर्मूला, √2mEV, √2mEV। तो कौन सा आंसर आ गया, कौन सा आंसर आ गया बताओ, H बाय लैम्डा क्या हो जाएगा, √2mEV। आसान है ना काफी। किसमें आया, जेई मेंस में ना, किसमें आया हुआ है, जेई मेंस में। कर लोगे भविष्य, कुछ हो जाएगा तुमसे, ठीक। ये हो गया जमाना। अब बच्चों ना हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। इन पे ना थ्योरेटिकली क्वेश्चन आते हैं और काफी आसान होते हैं मतलब एकदम एवरेज से एवरेज बच्चा भी इसके सारे क्वेश्चन कर सकता है। ये काफी ज्यादा प्लस सिंपल होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अब जैसे बच्चों ये इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये कॉम्प्लेक्स जो भी इक्वेशन है नीट पे तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता सीधा, नीट में ऐसे कुछ नहीं आने वाला। वैसे इसमें साई है, साई होता है, साई क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। ये इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन। इसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको साई कहते हैं। जो एम्पलीट्यूड का मतलब जो ये हाइट है ना इसकी, ये हाइट, इसको साई कहते हैं। समझ में आ रहा क्या, इसको साई कहते हैं, ठीक। हाँ अब बच्चों ना इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साई स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। साई स्क्वायर क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। साई स्क्वायर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये बता रही समझ क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों ना ऑर्बिटल की डेफिनेशन अपने को क्लियर होनी चाहिए। ये हो गया ना, साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर का पता होना चाहिए क्या है, और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपन काउंट करते हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो 95% से ज्यादा हो।
ठीक है। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, ऐसा 3D का स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड, इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या होता है, ऐसा स्पेस होता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मैक्सिमम। ये बात होगी क्लियर। फिर बच्चों ना अब ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए, ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। इसको डिफाइन करने के लिए कितने क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, 3, N L M। कितने क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, 3, N L M। ये बात पता लग रही है ना। अब बच्चों पहला क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर के ना इसमें जो पोस्टुलेट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर के पोस्टुलेट्स हैं ये काफी इंडिपेंडेंट है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये डिनोट करते हैं स्मॉल n से। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल n से। वैसे किसने डिस्कवर किया था, नील्स बोर ने। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने डिफाइन किया था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। पता लग रहा ना। तो इसको छोटे n से लिखते हैं। और n इज इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं, पहले पढ़ाओ ना, n इज इक्वल टू 1 को k बोलते हैं, n इज इक्वल टू 2 को l और n इज इक्वल टू 3 को m। ये पता ना सबको। यहाँ पे वहां पे तो ऑर्बिट बोलते हैं, तब इसको सेल बोलते हैं। सेल किसमें होती है, 3D में। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 3D में होते हैं, ठीक है। या जो सेल है वो 3D का स्ट्रक्चर है, स्फीयर टाइप है, किसकी तरह, स्फीयर की तरह, ठीक है। और ये वाला क्वांटम नंबर ना बताता क्या क्या चीजें हैं, ये वाला क्वांटम नंबर बताता क्या क्या। पहले तो बच्चों क्या बता रहा है ये, इस क्वांटम नंबर से हमें किस किस चीजों का पता लगता है। इस क्वांटम नंबर से इसने लिखा हो कि भाई एनर्जी ऑफ सेल का पता लगता है, क्योंकि फॉर्मूला था ना एनर्जी ऑफ सेल। एनर्जी ऑफ सेल क्या होता था, एनर्जी ऐसे नहीं लिखते थे, -13.6 इंटू Z²/n²। वो एनर्जी का ही तो फॉर्मूला था। तो किसके बारे में बताता है, n से किसका पता लगता है, n से किसका पता लगता है, एनर्जी का पता लगता है। और n से साइज का ही पता लगता है, क्यों, क्योंकि साइज क्या होता था, साइज या रेडियस क्या होती थी दोनों, A0 इंटू n²/z नहीं होती थी। तो n से किसका पता भी लग रहा है, साइज का ही पता लग रहा ना। अच्छा अब बच्चों ना किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किसी भी सेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किसी भी सेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किसी भी सेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n²। अगर बच्चों n इज इक्वल टू 1 हो तो फर्स्ट सेल बोलते हैं। तो फर्स्ट सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने आएंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर। सेकेंड में कितने आएंगे, ये समझ में आ रहा है ना, सेकेंड सेल में कितने आएंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8। थर्ड में कितने आएंगे, ये फर्स्ट के हैं, ये सेकंड के हैं, ये थर्ड के और ये फोर्थ के। फोर्थ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, क्लियर हो रहा है क्या। अच्छा अब बच्चों मैं इसमें थोड़ी टेबल सी बनवा देता हूं ना, कि भाई सेल में होती है सब सेल, सेल में क्या होती है, जैसे अगर मैं ऐसा डायग्राम सा बनाऊं तो जवानों सेल में होती हैं सब सेल, सब सेल में होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों ना फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई सेल है ना, सेल अगर n सेल है तो उसकी सब सेल होती है n। कितनी सब सेल होती है, n। कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, क्या कितने होते हैं, नहीं n²। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n²। ये मैं टेबल सी बनवा रहा हूं, ये काम आएगी ना, ठीक है। अच्छा बच्चों ना फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल का मतलब क्या, n की वैल्यू, तो सेल कितनी हो जाएगी, एक ही, s सब सेल होती है, सिर्फ s सब सेल। ये बताइए समझ में।
कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। अगर बच्चों ये सेकेंड सेल होती तो n इक्वल टू 2, तो सेकेंड सेल में नंबर ऑफ सब सेल कितनी होंगी, n, 2 होंगी। 2 कौन सी, एक s और दूसरी p सब सेल। समझ में आ रहा क्या? कितने ऑर्बिटल होंगे, n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8। ये जवानों थर्ड सेल की बात करें तो n इक्वल टू 3, तो कितनी सब सेल होंगी, 3। कौन कौन सी होंगी, sp d 3 होंगी ना। और कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 के स्क्वायर 9। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अगर फोर्थ होती तो ये फोर्थ सेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 4। कितनी सब सेल होंगी, 4। कौन कौन सी होंगी, s p d f। कितने ऑर्बिटल होंगे, 4 के स्क्वायर 16। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 32 होंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। अच्छा, फिफ्थ सेल में क्या क्या होता है, फिफ्थ सेल में n इक्वल टू 5। तो कौन कौन सी सब सेल होती, 5 होती, s p d f। f के बाद बच्चों वैसे g लिखते होते हैं, f के बाद क्या लिखते हैं, g। तो इसमें कितने ऑर्बिटल हो जाते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें कितने पॉसिबल होते हैं, 50, 2n स्क्वायर। क्लियर? हाँ, इसमें कोई डाउट है क्या किसी का? हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वांटम नंबर का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका दूसरा नाम होता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और इसका नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या नाम होता है, मैग्नेटिक नहीं होता इसका, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। कौन सा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। हाँ, फिर और देखते हैं हम लोग इसमें। अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर ना बच्चों ना, इसको स्मॉल l से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल l से। इसकी वैल्यू कहां से कहां होती है, 0 टू n-1। 0 टू क्या होती है, n-1। ठीक है। और बच्चों फिर ये और डिटेल में करेंगे। अच्छा, इस क्वांटम नंबर से क्या पता लगता है, इसे इसने बोल रखा ना, इस क्वांटम नंबर से पता क्या लगता है, इंडिकेट सबसेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। तो ये इससे पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन है कौन सी सबसेल के हैं। ठीक है, क्या पता लगता है इससे, कौन सी सबसेल के हैं। और इससे शेप ऑफ सबसेल भी पता लगती है। क्या पता लगती है, शेप ऑफ सबसेल, शेप ऑफ सबसेल। एक क्या बच्चों, एनर्जी ऑफ सबसेल इन ए सेल। तो सेल में किसी सबसेल की एनर्जी क्या होगी। ठीक है। हाँ, अब बच्चों ना हम लोगों ने पहले पढ़ा था सेल। तो सेल में क्या होती है, सबसेल। सबसेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग पहुंच गए किस पे, सबसेल पे। तो सबसेल में क्या होते हैं, हाँ, और ये इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना कि जो ये वाला क्वांटम नंबर होता है, L डिपेंड्स ऑन N, डिपेंड्स ऑन N। N पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, N पे। इसकी वैल्यू कहां से कहां होती है, 0 टू n-1। अभी टेबल बनाएंगे तो पता लग जाएगा ना। अब बच्चों ना टेबल बनाते हैं हम लोग ना। मैंने क्या बताया, सबसेल ना, सबसेल। सबसेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल।
ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बच्चों कोई सबसेल है, जैसे सबसेल के लिए वैल्यू फिक्स होती है। सबसेल के लिए वैल्यू क्या होती है, अगर L = 0 है तो ये कोई सबसेल फिक्स होती है। ठीक है। ये सबसेल को L से डिनोट करते हैं। एक बार सबसेल को L से डिनोट करते हैं। ऑर्बिटल कितने होते हैं, किसी भी सबसेल को ऑर्बिटल कितने होते हैं बताओ, क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं 2l+1। कितने होते हैं, 2l+1 फॉर्मूला। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा 4l+2। अब हम लोग ना हर एक सबसेल का देखेंगे। अगर बच्चों L = 0, अगर L = 0 तो इसको बोलते हैं S सबसेल। तो भाई S सबसेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, काउंट करो। तो 2 × 0 + 1 कितना हो गया 1। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 × 0 + 2 2। ठीक है। फिर बच्चों ना L = 1 कौन सी सबसेल होगी, P सबसेल। कौन सी होगी, P सबसेल। तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे इसमें, कितने 3। तो 2 × 1 + 1 3। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 × 1 + 2 1 + 2 6। क्लियर। फिर बच्चों ना L = 2 D सबसेल कितने होंगे इसमें। फिर बच्चों L = 3 G सबसेल, बताओ कितने कितने होंगे, जल्दी जल्दी लिखो, कितने कितने हो जाएंगे। इसमें हो जाएंगे पहले तो D वाले, D में कितने हो जाएंगे 2 × 2 + 1 5। ये कितना हो जाएंगे 4 × 2 + 2 कितना हो गया। इसमें कितने हो रहे हैं, क्या था 2 × 3 + 1 7। इसमें 4 × 3। क्लियर हो रहा क्या, ये आसान है ना दोनों। तो फॉर्मूला याद रखना अपने को, ये फॉर्मूला याद कर लोगे ना। हाँ नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा बच्चों ना इससे ये भी पता लगता है, ये वाला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, √L × L + 1/h/2। तो S सबसेल के लिए क्या आएगी, S सबसेल के लिए इसकी वैल्यू क्या आती थी, L सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0। क्या आ जाएगा इसके लिए वैल्यू 0 × 0 + 1 × h/2π। तो 0 आ गया ना दोनों। ये P के लिए निकाल सकते हो क्या, P सबसेल के लिए कितना आता है बताओ, कितना आता, क्लियर। हाँ पता लग रहा ना। फिर बच्चों थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, M से। और बच्चों कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा रहेगा, ऐसे M और साइड में सबस्क्रिप्ट में छोटा l ml, साइड में छोटा l ml। ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन L, डिपेंड्स ऑन L। इसकी वैल्यू कहां से कहां होती है, इट गोज कहां से कहां, -L to +L। कहां से कहां जाता है, -L to +L। ये क्लियर हो रहा है। अच्छा अब बच्चों ना ठीक है, तो इसमें और क्या पता लगता है, अब देखते हैं। इससे बच्चों पता लगता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। क्या पता लगता है, एक ही चीज मेन पता लगती है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। इसका ओरिएंटेशन बताता है किसकी, ऑर्बिटल्स की। क्लियर हो रहा नहीं। और ये कहां से कहां था, -L to +L।
अच्छा अब जैसे भाई मान लेते हैं L की वैल्यू 0 है तो -L2 + L तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और नंबर ऑफ ओरिएंटेशन होगी 1, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ ओरिएंटेशन होंगी उतने ही ऑर्बिटल होंगे, उतने क्या होंगे ऑर्बिटल। P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या होगा -1 से +L2, -1 0 +1 3 आ गए ना। D के लिए 2 तो -2 2 +2 तो -2 -1 0 +1 +2। आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तुम भी आगे जाओ। अच्छा F की क्या होती है, छोटा f लिखते हैं, वैसे कैपिटल में F नहीं लिखते, छोटा f लिखते हैं। तो F की वैल्यू क्या होती है, F के लिए L की वैल्यू 3, तो -3 2 +3 कितनी वैल्यू हो जाएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 नहीं लिखा हुआ इन्होंने, कितनी वैल्यू होगी 7। तो ये पता लग रहा है। फिर और देखते हैं। फिर बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर ना, स्पिन क्वांटम नंबर, तो बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर किसको डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन। इसकी दो ही वैल्यू होती हैं, +12 और -12। इससे इलेक्ट्रॉन की स्पिन पता लगती है ना, ठीक है। और इसने मतलब बच्चों होता क्या है, जैसे +12 को क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। +12 को क्या लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली -12 को भी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज। कोई पार्टिकुलर फिक्स नहीं है कि +12 का मतलब क्लॉकवाइज ही है या +12 का मतलब। अच्छा एक बच्चों ने इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला ना, √s × s + 1 × h/2π। तो s की वैल्यू क्या होती थी +12 ना, +12 × s क्या था +12 + 1 पूरे का √, × h/2π। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम लोग। ये कितना आ रहा है, √3/2 आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है √3/2 × h/2π। क्या क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये? हाँ अब बच्चों ना अपने ये सारे क्वांटम नंबर हो गए ना। अच्छा अब इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखना है कि बच्चों ना n होता है इंडिपेंडेंट। अभी मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। n इंडिपेंडेंट, L डिपेंड्स ऑन n। और कहां से कहां होता है, कहां से कहां होता है जानो, ये होता है 0 to up to n-1, ठीक है। फिर बच्चों m डिपेंड्स ऑन L, डिपेंड्स ऑन m किस पे डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू कहां से कहां होती है -L2 + L। अब बच्चों छोटा सा स्पिन क्वांटम नंबर, तो S इंडिपेंडेंट, S क्या होता है इंडिपेंडेंट। इसकी दो ही वैल्यू होती है +12 और, इस पे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अभी ना, क्लियर हो रहा है। हाँ अब इसके बच्चों क्वेश्चन करते हैं ना, ये हो गया। अब देखो इसने क्या बोला हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा एक और मैं चीज लिखता हूं बच्चों, सेल के लिए कितने क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, फॉर सेल क्वांटम नंबर कौन सा यूज होता है, सिर्फ एक क्वांटम नंबर की जरूरत होती है n। किसी भी सेल के लिए सिर्फ एक क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, सिर्फ क्या n। अगर n ही लिखा है तो वो सेल के बारे में पता लग रहा है अपने को, सब सेल के बारे में अब आइडिया नहीं है कि अगर मान ले तो उसमें 4 सब सेल है तो कौन सी सब सेल की बात कर रहा है, ठीक है। सेल का किससे पता लगता है, n से। सब सेल का किससे पता लगता है, सब सेल का किससे पता लगता है, सब सेल का बताओ, n से l से नहीं, n का ही पता होना चाहिए, l का ही पता होना चाहिए, तो ही बता सकते हैं। n का ही पता होना चाहिए, l का ही पता होना चाहिए। पूरा एड्रेस सब सेल का पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है 2 क्वांटम नंबर से। सेल की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है सिर्फ n से, सब सेल की पूरी इंफॉर्मेशन आती है n और l से। फिर बच्चों ऑर्बिटल, फिर क्या ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल का किस किस से पता लगता है, n का ही पता होना चाहिए, l का ही पता होना चाहिए और m का ही पता होना चाहिए। अगर एक का पता तो पूरा पता नहीं है। और इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होना चाहिए, +12 सिर्फ h क्या
चारों, शाबाश, इसके लिए चारों ही ना, एन बी, एल बी, एम बी और क्या एस। और जो बच्चों ना ऊपर वाली इक्वेशन है, जो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, उससे 3 ही क्वांटम नंबर आए थे ना। श्रोडिंगर जो ऊपर वेव इक्वेशन थी ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यह क्या था, इसका नाम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इससे 3 क्वांटम नंबर ही आए हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उससे कितने क्वांटम नंबर आए? 3। पहले तीन कौन कौन से हैं जवानों? एन उससे आया है, जो ऊपर इक्वेशन थी इसको सोल्व करने से, बड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी ना, हाँ, एन आया है, एल आया है और एम आया है। स्पिन क्वांटम नंबर उससे नहीं आया है, स्पिन क्वांटम नंबर उससे नहीं आया, उसका बाद में पता लगा है, पता लग रहा है। तो 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से आए हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से? एन, एल, एम। अब क्वेश्चन करते हैं जवानों, ये भाई AIPMT में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इन एन एटम विच कैन हैव क्वांटम नंबर, विच कैन हैव क्वांटम नंबर एन, एल, एम। तो कितने ऑर्बिटल होंगे इसके लिए? कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है इसके लिए? सोचो। अब देखो, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं थ्योरेटिकल। अब जो मैंने पढ़ाया है ना, बस यही इंफॉर्मेशन इनफ है इसके लिए। और इसमें ना बच्चों होता क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेन क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा बोर्स मॉडल से, दूसरे नंबर पे किससे क्वेश्चन आते हैं, मतलब मेन फिर क्वांटम नंबर से आते हैं सबसे ज्यादा, फिर किस पे क्वेश्चन आते हैं? क्वांटम नंबर से। तो इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बताओ कौन सा सही आंसर है? हाँ भाई जवान, बताओ कौन सा सही आंसर है? भविष्य क्या आंसर आएगा? बच्चों ना 3 क्वांटम नंबर लिखते एक ही ऑर्बिटल आएगा ना। देखो 3 क्वांटम नंबर कहीं भी लिख दे तो कितने ऑर्बिटल होंगे? ये क्या बताया मैंने? अभी नहीं बताया, 1 मिनट पहले। क्या दिमाग कहाँ तुम्हारा? एक ही क्वांटम नंबर होगा। अगर 3 क्वांटम नंबर लिख दिए तो एक ही ऑर्बिटल होगा ना। तो ये सिर्फ अगर n लिख दिया, l लिख दिया, m लिख दिया, तो सारे क्वांटम नंबर लिख देना, ये यूनिक एड्रेस है। अगर 3 क्वांटम नंबर लिख दें पहले तीनों, तो एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल उसके लिए। अगर 2 क्वांटम नंबर लिख दें n और l, सिर्फ एक ही सबसेल उसके लिए। अगर सिर्फ n लिख दें तो भी एक ही सबसेल, एक ही सेल उसके लिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर लिख दें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम में। समझ में आ रहा? कौन सा आंसर आ गया? ठीक है, अब ये करो सोल्व। इसमें क्या लिखा? ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रॉन की नहीं है। किसकी? ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन किससे पता लगी थी? किससे पता लगी थी? शाबाश, किससे पता लगी थी? आसान है नहीं? फिर इसमें ये बताना भी कौन सा क्वांटम नंबर सही है या कौन सा गलत है, ये बताना है। क्या ये पॉसिबल है? मैंने वो लिखवाया था ना, ये इससे रिलेटेड है, वो बताया था ना मैंने, एन डिपेंड्स ऑन एल, इस टाइप से कुछ नहीं बताया था, ऐसा कुछ बताया था मैंने। हाँ ये रहा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एन इंडिपेंडेंट होता है, एल एन पे डिपेंड करता है, उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होती है? 0 से n-1। एम किस पे डिपेंड करता है? एल पे, उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होती है? -L2 + L, और एस की 2 ही पॉसिबल वैल्यू होती है, +½ और -½ अब ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा इसका? हाँ भाई, ये क्वेश्चन में ध्यान रखो, इसने क्या पूछा? नॉट पॉसिबल।
सोल्व करते हैं बच्चों ना। n इक्वल टू 3 पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। और l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, तो 0 1 2 में तो 0 भी आ जाएगा, तो यही पॉसिबल है। n क्या होता है -L2 प्लस l -02 प्लस 0 में तो 0 भी आ जाएगा। s की 2 वैल्यू, तो ये तो पॉसिबल है। अगले वाला देखो n इक्वल टू 2, तो l क्या होता है 0 1 थी ना पॉसिबिलिटी, तो ये क्या 2 गलत हो गया, नॉट पॉसिबल। इसमें देखो n 4 हो सकता है, ये कितना होता है 0 1 2 3, 3 तो पॉसिबल है। और ये -3 2 प्लस 3 में क्या -2 भी आएगा, तो ये पॉसिबल और यही पॉसिबल है ना, ठीक है। इसमें देखो ये n इक्वल टू 1, तो ये 0, ये तो पॉसिबल है। अगर ये 0 तो -1 पॉसिबल है क्या, -02 प्लस 0 में क्या -1 आता है, नहीं आता है। ये देखो तो ये 3 2 3, तो ये पॉसिबल है 2, कौन सा आंसर आ गया, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। अभी कौन सा आ गया दोनों, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ। क्लियर, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया ना क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल इज, सब सेल के इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन कहाँ के, तुम्हें कोई भी फॉर्मूला रटा रहता है वही सोचते कि बस वही आएगा, ऐसा नहीं होता। इसने अंडरलाइन करो इसको, सब सेल की बात की है। सब सेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, 4l + 2, तो कौन सा सही आ गया, अभी बताया ना मैंने, शाबाश। अब देखो ना कितने आसान क्वेश्चन है ना काफी है, और सारे देखो भी, कोई नीट में आया, कोई जेई मेंस में आया, तो कुछ तो डिफरेंस नहीं इनमें, ऐसा ही जेई मेंस और ऐसा ही नीट है, कोई डिफरेंस नहीं है ना। ये देखते हैं, विच वन इज नॉट परमिसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तो कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, ये और ये सेम क्वेश्चन है। अब सोचो कौन सा गलत है ना, एक एक करके समझो, बताओ एक बार ना, सोल्व करो खुद। थर्ड आ गया, क्या रहा है, देखते हैं बच्चों, n इक्वल टू 4, n तो 4 हो ही सकता है, फिर l इक्वल टू 0, तो l की वैल्यू क्या होती थी 0 टू n -1, 0 तो सही, और ये -0 टू +0 तो सही है, तो सही है ये ना। फिर अगला देखो, इसमें n इक्वल टू 5 पॉसिबल है, इसकी पॉसिबल वैल्यू 4 तक होती तो 3 है पॉसिबल है, इसकी -3 टू +3 तो 0 भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये क्यों पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0 1 2, क्या होती है इसकी पॉसिबल 0 1 2, 3 तो नहीं होती, नॉट पॉसिबल। अगले वाला देखो, क्या है n इक्वल टू 3, तो l की वैल्यू क्या होती 2 तो हो सकती थी, और ये -2 टू +2 तो पॉसिबल है। क्लियर, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो कितने आसान क्वेश्चन है, और इनमें समय नहीं लगता। मैंने बोला था ना, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर आ जाएगा, प्रैक्टिस होते इसमें क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर आ जाएगा, और इस पे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। मैंने बोला था ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्स मॉडल से रिलेटेड, दूसरे नंबर पे इससे रिलेटेड। देखो कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। हाँ, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल, देखो अंडरलाइन किया करो, पूछा क्या है, ऑर्बिटल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ऑर्बिटल की, किसमें, ऑर्बिटल किसमें, 4th एनर्जी लेवल। 4th एनर्जी लेवल का मतलब क्या, 4th सेल, 4th एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, 4th सेल। अब बताओ क्या आंसर आएगा, पहले फॉर्मूला बताओ, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सेल के ऑर्बिटल क्या होते हैं, देखो सेल की सब सेल n, सेल के ऑर्बिटल n², इलेक्ट्रॉन, कौन सा आंसर आ गया, 4 का स्क्वायर, ऑर्बिटल किसके इक्वल होते थे, n²। कौन सा आ गया, ये देखो भाई, इसने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला क्या होता था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, L इंटू L+1 इसका अंडर रूट इंटू h अपॉन,
निकालो क्या आ रहा है। देखो बहुत ही ज्यादा आसान है ना, कुछ है नहीं ना। पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, कौन सा आंसर आ रहा है बताओ, निकालो। कौन सा आ रहा है, फर्स्ट। हो गया ना सोल्व, सीधा ही हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और किस में आया हुआ है, नीट में। फिर अगला देखते हैं। विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल की बात की है, किसकी बात की है, ऑर्बिटल की। ऐसा क्वेश्चन पहले भी था, कितने क्वांटम नंबर लिख दिए इसने, 3। तो क्या आएगा, कौन सा आएगा, शाबाश, पता लग रहा है ना। सेम ही क्वेश्चन था क्या, देखना क्या क्या, देखो अलग तो है ना, सेम वाला कौन है इसके, सेम है। हाँ अब ये देखो, अच्छा बच्चों ना, ये क्या होता है, h/2 होता है। इसको ना h बार का मतलब होता है h/2। ये जो h बार लिखा हुआ है इसका मतलब होता है h/2। लिख लो तो क्या कर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम सेम। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लगाओ। क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, इसको h बार लिख सकते हैं ना ऐसे, तो ये आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया, एल की वैल्यू क्या होती है, डी ऑर्बिटल के लिए क्या होती है, वैल्यू पुट करो, कितना, कौन सा आंसर आ गया, 4। क्लियर है सबको। देखो आसान है ना, कर सकते हो ना आसानी से। ये वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान है ना, मतलब जो ये चैप्टर है भाई फिजिकल केमिस्ट्री का ना चैप्टर, तो इतने छोटे न्यूमेरिकल थोड़ी होते हैं जनरल इसमें। अब ये देखो, क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन द सेम ऑर्बिटल इज डिफरेंशिएटेड या डिस्टिंग्विश्ड बाय, बताओ कौन सा होगा, शाबाश, फर्स्ट सही, एकदम सही आंसर है। आसान होना, कर सकते हो ना। फिर नेक्स्ट देखो ये, तो इसने बोला है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल हैविंग n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1। ऑर्बिटल हैविंग n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। ये l हजवानो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, समझ रहे हो, ये तुम्हारे जैसे किसी ने टाइप कर दिया जवान, फिर तो ऐसे ही हो गया ना भाई, हैं। देखा ये बिना दांत वाला बच्चा भी ज्यादा दांत दिखा रहा है। नहीं दांत तो बहुत है तुम्हारे। तो क्वेश्चन सोल्व करो, ज्यादा चर्चा मत करो। क्या गया आंसर, हाँ इसको कम सुनाई देता ना, कान में दिक्कत है क्या ये दिमाग में दिक्कत है जवान है दिमाग शायद सिर में होता था ये। हाँ भाई कौन सा आंसर आ गया, कोई भी बच्चा, ये अंगूठा चूसने वाला बच्चा नहीं और क्या कर रहे हो, स्टाइल बताओ। हाँ कौन सा आंसर आ रहा है बच्चों, ये देखो ना मैं लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। तो ये सिर्फ सब सेल का पता लगा ना, n और l से किसका पता लगता है,
ओनली सब सेल, एन और एल से किसका पता लगता है? ओनली। तो कौन सी सब सेल होगी? देखो तो एल इज इक्वल टू 1 मतलब पी सब सेल, और एन इज इक्वल टू 3 मतलब 3p। क्या ये 3p? तो 3p का मतलब थर्ड सेल की p सब सेल है, थर्ड सेल की p सब। तो p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते थे? 3 नहीं होते थे, फॉर्मूला नहीं लगा था, 3 ऑर्बिटल बनेंगे बस, आ गया आंसर। अच्छा इलेक्ट्रॉन पूछे तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे इसमें? 6 बनेंगे, आगे ना। कौन सा आंसर आ गया फिर? क्लियर हो रहा ना? इतना मुश्किल तो नहीं था ना। नेक्स्ट देखो, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स। बच्चे नोड्स के बारे में बाद में बताएंगे, छोड़ दो एक बार, ये पढ़ो नेक्स्ट। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट इज गिवन बाय अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। दिस मोमेंटम फॉर एस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? कितनी होती है? 2 या 1 या 0 या -1? कौन सा आंसर आ गया? आसान था नहीं? ये देखो जेई मेंस में आया हुआ है, ये वाला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर फॉर 4f ऑर्बिटल, 4f का कोई ऑर्बिटल होना चाहिए ना, तो n क्या होता है? सोचो कौन सा आंसर आ रहा, फिर मैं तो बता ही रहा हूं। देखो बच्चों कितने सारे क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए ना इस पे, और सारे ही आसान है ना, थोड़ा सा मतलब सोचना माइन्यूट सा। फोर्थ तुम्हारा, थर्ड तुम्हारा, थर्ड। देखो देखते हैं ना दोनों, n इज इक्वल टू क्या है? 4 है, l इज इक्वल टू f के लिए 3 होगा, तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी? -3 टू +3, और s की तो 2 वैल्यू होती है, इसमें तो डाउट नहीं है ना। देखो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, तो ये तो गलत हो गया। फिर n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 4, ये भी गलत हो गया। फिर n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, तो सही है, ये भी गलत। ठीक है, हो गया क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट? बच्चों ना हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन देर आर नो सबसेल। लिखो, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन देर आर नो सबसेल, ओनली सेल्स। फॉर 1 इलेक्ट्रॉन देर आर नो क्या? ओनली सेल्स। तो n देखना है, इसमें n सबका सेम है ना, n सेम तो एनर्जी भी सेम। ठीक है, समझ आ रहा है? कौन सा आंसर आ जाएगा? वही से कौन सा आंसर आ जाएगा? चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटम? हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटम, ये भी बाद में सोल्व करेंगे। विच द फॉलोइंग क्वांटम नंबर है हाईएस्ट एनर्जी क्वांटम। अच्छा ये देखो ना, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय n एन लैम्डा, ये इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिफाइड बाय n एन लैम्डा, ये क्या लिखा है? क्वेश्चन पूरा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n and l, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स। अच्छा, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ये भी बच्चों बाद का, थोड़ा सा बाद का कॉन्सेप्ट है, अब देखते हैं। ये हो गया ना क्वेश्चन। अब आगे की हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे की थ्योरी पढ़ते हैं। तो अब बच्चों ना भाई, ये इसने साई का ग्राफ बनाया हुआ है, 2s का। किसका बनाया हुआ है? 2s का साई का ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, किसका ग्राफ है ये? 2s का। ये 1s का ग्राफ होता है।
साई का ना ये ऐसा होता है 1s, ठीक है। ये किसका होता है 1s का। 1s का मतलब ऊपर से स्टार्ट होता है, इसे याद रखने के लिए। अच्छा, इसमें बच्चों नोड होते हैं। नोड का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ना। दो टाइप के नोड होते हैं। नोड क्या होता है? नोड का मतलब होता है प्लेन और स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। प्लेन और स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। बच्चों वहां पे क्या होता है ऑर्बिटल होता है साई स्क्वायर डॉट डीवी, इसका इंटीग्रेशन ना ये होता है ऑर्बिटल, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो डीवी तो बच्चों वॉल्यूम है, वॉल्यूम कभी 0 नहीं हो सकता ना, इसका मतलब साई स्क्वायर 0 होगा। अगर बच्चों कहीं पे साई किसी का स्क्वायर 0 तो खुद भी तो 0 ही होता वो। अगर किसी चीज का स्क्वायर 0 तो खुद भी 0। तो नोड पे क्या होगा साई की वैल्यू 0 होती है। तो ये नोड आ गई इसमें 2s में क्या एक नोड आ गई, पता लग रहा है ना। ये नोड है जहां पे ना ये 0 हो रहा है, तो दैट इज नोड। जहां पे ये 0 हो रहा है नोड है, ये भी एक नोड है। इसमें कितनी नोड है देख के पता लग रहेगा। हाँ, ये बच्चों इन्फिनिटी वाला है, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये नोड नहीं है, समझ रहे ना। नोड बीच में आती है एटम के। इसमें कितनी नोड है इस ग्राफ में देख के बताओ। ये तो ओरिजिन है, ये तो न्यूक्लियस है, यहाँ पे नोड नहीं है, ये नोड नहीं है, यहाँ पे नोड है। और इन्फिनिटी वाला भी नोड नहीं, नोड बीच में होती है हमेशा। कितनी नोड हुई? एक। इसमें कितनी नोड है? एक भी नहीं। क्यों? ये 2p का है। इसमें कितनी नोड है? नोड देखनी आ रही है ना। इसमें कितनी नोड है इस ग्राफ से देख के बताओ। पहले वाले में इसमें एक है। इसमें कितनी नोड है? इस ग्राफ में कितनी नोड है? इसमें ये नोड आ गई ना। इसमें कितनी है? ये नोड देखनी आनी चाहिए भाई, बस ना। देखनी आ रही ना। अच्छा, फिर नोड का सीधा फॉर्मूला याद रखो। तो नोड पे क्या होता है? साई स्क्वायर 0 होता है। नोड पे क्या होता है? साई स्क्वायर। तो नोड क्या होता है? ऐसा स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलते नहीं है। इलेक्ट्रॉन जहां पे मिलेंगे नहीं ना, उसको बोलते हैं नोड, ठीक है। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला आता है n। रेडियल नोड क्या? n माइनस l माइनस 1। ये रटना है अपने को फॉर्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड किसकी इक्वल होती है? सिर्फ l के। दोनों का सम होता है n माइनस 1। दोनों का सम होता है n माइनस। जैसे इसने 3p की नोड निकाल के देखी, तो 3p के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1। तो इसकी नोड निकालो, पहले निकालो इसकी नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो 3p की कितनी आएगी? n3 l1 माइनस 1, तो एक आएगी ना। और इसकी कौन सी थी दूसरी? एंगुलर नोड कितनी आएगी? एक। टोटल नोड 2 जाएंगे, समझ रहे। फिर बच्चों ना शेप्स, ये बस फॉर्मूला याद रखना, इससे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। कुछ ग्राफ से तो देखना आना चीज का, यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये टोटल नोड ना, ये बस इतना याद होना चाहिए और कुछ जरूरत नहीं है। ग्राफ में ग्राफ देखना आना चाहिए, नोड कहाँ पे। ग्राफ देखना आ गया ना। नीट में तो इस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं आता ऐसे। फिर बच्चों ना स्फेरिकल ये शेप है, एस सब सेल, मतलब एस जो ऑर्बिटल है स्फेरिकल होता है, पी ऐसे डंबल होता है। ये कौन सा है? ये पी वाई है, ये पी एक्स है, और ये कौन सा है? पी जेड है। समझ में आ रहा होगा ना। डी ऐसे होते हैं। ये है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो भी नीचे वाले इसने वाई एक्सिस ली हुई है, ये नीचे वाली वाई एक्सिस ली हुई है। ये एक्स और जेड ले रखी है, एक एक्स है जेड, तो ये हो जाएगा डी एक्स जेड। इसने क्या क्या ली हुई है? इसमें लिया इसने एक्स और वाई लिया, इसने ये एक्स और ये वाई, एक्स और वाई के बीच में ना, तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई। ये क्या है? इसने क्या लिखा है? ये एक्स, और ये भी थोड़ा बहुत कौन सा है? डी एक्स जेड, तो ये पहले था। इनमें कोई एक वाई जेड होगा ना, सही से दिख नहीं रहा ना। अच्छा,
हाँ ये बच्चों ना ये होता है इस टाइप का, ये एक्स और ये वाई, ये होता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और एक ये ना डी जेड स्क्वेयर नहीं का, डी जेड स्क्वेयर बच्चों ऐसा होता है, ये डी जेड स्क्वेयर है, कौन सा ये, क्लियर है ना, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना डी के ये। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं ना, इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्सिस, तो एक्सिस पे किस किस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, देखो एक्सिस पे है ना, ये वाला ऑर्बिटल तो एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इसकी है, ये भी एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस है, तो कौन से 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे, इस पे तो नहीं है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तो बीच में है, ये भी बीच में, ये भी बीच में, बाकी सारे बीच में है ना, तो कौन सा आंसर आ गया इसका, डी जेड स्क्वेयर, और कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें देख के, ये आ गया ना, आगे समझ में, ये किस में आया, नीट में ना। फिर बच्चे के ऊपर नोड्स वाला क्वेश्चन था ना, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, देखो ये नोड वाला एक छोटा सा क्वेश्चन था ना यहाँ पे, या नहीं था, मुझे लगा तो था, ये रहा नोड, हाँ, तो 3 एंगुलर नोड, टोटल नोड कितनी होंगी, 3 एंगुलर नोड, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड, देन टोटल नोड। अच्छा ये बोला कि ऑर्बिटल का नाम बताना, तो L इजिकल टू बच्चों क्या होगा, 3 होगा ना, L इजिकल टू 3, एंगुलर नोड किसकी इक्वल होती है, L की इक्वल, तो L इजिकल टू 3 कौन से इसके लिए होगा, इसके लिए L इजिकल टू क्या है 1, इसके लिए L इजिकल टू 2, इसके लिए L इजिकल टू 3, इसके लिए L इजिकल टू 2, तो कौन सा आंसर आ गया, आसान है नहीं, ये नोड वाला यही क्वेश्चन था, और तो नहीं था ना, ठीक है भैया, अब चैप्टर हो गया लगभग, बस आसान है नहीं। और ये क्वेश्चन ना काफी बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं इसमें, और ये आसान होते हैं, क्योंकि बच्चे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कैलकुलेशन में ही खो जाते हैं, वो उनको लगता है कि बस कैलकुलेशन ही ज्यादा है इसमें ना, बट इतनी ज्यादा नहीं है। फिर बच्चों ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के 3 रूल हैं। पहला रूल है एनर्जी रूल, एनर्जी रूल मतलब ओब्बो प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसमें n+l से ऑर्बिटल की एनर्जी डिसाइड होती है, किससे, n+l से। तो इसमें बच्चों ना ये ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाले में अगर n+l की वैल्यू सेम हो तो जिसके n की वैल्यू बड़ी है, जैसे इस के लिए n+l की वैल्यू 1 है, इस लाइन के लिए n+l की वैल्यू 2 है, इस लाइन के लिए n+l की वैल्यू 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7, इसके लिए 8, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसकी एनर्जी कम है, 1 वाले की, 1 से जाएगा वो 2 पे, 2 से किस पे जाएगा, 3 पे, 3 पे 2 पे है ना, 3 पे देखो 2p है और 3s है, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 3, और l की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0। अगर बच्चों n+l की वैल्यू 3 आ रही है तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके n की वैल्यू ज्यादा है, तो एनर्जी का इसमें एनर्जी देखें तो किसकी ज्यादा है, जिसकी n की वैल्यू बड़ी है, समझ में आ रहा ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन तो पहले किसमें जाएगा, 2p में, तो 2p में गया ना, फिर 3s में ऐसे ही, इसके बाद 3p में, फिर 4s में, उसके बाद 3d, ऐसे ना ये फिलिंग होती रहेगी, समझ में आ गया ना। ये था एनर्जी का रूल, ये कौन सा था, एनर्जी का रूल। फिर बच्चों एक रूल है छोटा सा, फिर हुंड्स, हाँ हुंड्स रूल था क्या पिछला, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये वाला रूल क्या कहता है, अगर ना डी जनरेट ऑर्बिटल हो, अगर डी जनरेट ऑर्बिटल हो तो पहले क्या होगा, इनमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा, जैसे इसने भरा हुआ ना, ये बच्चों नाइट्रोजन है, ये किसका लिखा हुआ इसने, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में ना ये 1s है, ये 2s है ना, ये तो भर जाएंगे ना। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया अपना, 7 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां। तो ये वाला रूल क्या कहता है, अगर डी जनरेट ऑर्बिटल हो, अगर ये ऑर्बिटल एक साथ लिखे जाते हैं तो डी जनरेट होते हैं, क्लियर है ना। फिर बच्चों ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये वाला रूल क्या कहते हैं, बहुत ही छोटा सा रूल है। ये क्या कहता है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, बस ये छोटा सा रूल है ना।
फिर बच्चों ना अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था पीछे ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था ये n+l से रिलेटेड एनर्जी वाला नहीं था एक, मैंने स्किप करवाया था ये। इसे बच्चों n+l लगाना, इसमें n+l की वैल्यू कितनी होगी, कितनी 5, इसमें n+l की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, इसमें n+l की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, इसमें n+l की वैल्यू कितनी होगी। तो अब बच्चों ना इसने अपने को बताना कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 4 वालों की, सबसे एनर्जी कम किसकी होगी 4 वालों की ना, और इन दोनों में कम किसकी होगी जिसके n की वैल्यू छोटी है, n की वैल्यू छोटी किसकी है d की, तो d की एनर्जी सबसे, उसके बाद क्या आएगा b आएगा। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में खुद करो तुम लोग। c में क्योंकि n की वैल्यू क्या थी छोटी, फिर ऑप्शन देखो कौन सा आसान होने, आ गया ऑप्शन सेकंड, ठीक है क्लियर। काफी बड़ा बोर्ड हो गया ना ये, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब ये है जवानो छोटा सा क्वेश्चन बंद करके था, चलो एक क्वेश्चन करते हैं ना। इसने बोला कि भाई रूबिडियम है ना, रूबिडियम है, रूबिडियम से पहले की नोबल गैस कौन सी होती है 36 पे नोबल गैस होती है ना। इसने क्या बोला कि जो रूबिडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे ऊपर वाली सेल को क्या बोलते हैं वैलेंस सेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसने बोला कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा रूबिडियम का, उसके क्वांटम नंबर क्या होंगे। तो रूबिडियम से पहले की नोबल गैस सोचो, उससे पहले की नोबल गैस क्या है 36 वाली, 36 किसका होता है क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन के पास ना, जैसे बच्चों ना आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 8 क्या होता था 18 36, ठीक है। तो अब इसके बाद ना, इसके बाद होता ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो 5वीं स्टार्ट होगी ना। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 5s में, मतलब ये हो गया भाई क्रिप्टॉन 5s1। तो इसके ऑर्बिटल्स लिखने हैं अब अपन लोगों को, इसके क्वांटम नंबर लिखने हैं। n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, और l की वैल्यू क्या होती है s के लिए, n की वैल्यू 5। ये तो भाई जवानों ज्यादा काटा पीटी होगी ना। अच्छा इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 5, l की वैल्यू क्या होगी s के लिए 0, m की वैल्यू क्या होगी 0, और h की तो +½ में से कुछ भी हो ना। कौन सा आंसर आ गया, आसान था नहीं। अच्छा बच्चों से ने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है L × L+2, नहीं n होता है, L नहीं लिखते इसको, n लिखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n × n+2, इसका अंडर रूट, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन, bm होती है इसकी यूनिट, क्या होती है ये तो आप लोग निकाल सकते हो ना, ठीक। ये एक छोटा सा ना, ये कर सकते हो ना आप लोग, ये वाला करो, करो सोल्व करो इसको। हाँ इसको 4d 5p 5f 6p और इंक्रीज, मतलब कहाँ पे अरेंज किए हुए हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो n+l की वैल्यू लिखो इसके लिए, n क्या इसके लिए 4 है, इसके लिए क्या है 5 है, 5 है, 6 है। l क्या क्या है, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, d के लिए जानो l की वैल्यू क्या होती है, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, p के लिए 1, f के लिए 3, इसके लिए 2। इनकी n+l की वैल्यू चेक करो, क्या क्या आ रही है 6 6 8 8, ठीक है। तो एनर्जी इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी 4d और 5p में
अच्छा, ज्यादा एनर्जी लिखनी, इन दोनों में ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? डिक्रीजिंग, ज्यादा लिखनी पड़ेगी ना पहले, तो इन दोनों में तो इसकी ज्यादा होगी ना, जिसके एन की वैल्यू बड़ी है। तो क्या आ जाएगा? 6p इज ग्रेटर देन 5f, इन दोनों में। तो कौन सा आंसर आ गया? सबसे लास्ट में 4d, किस कौन सा आ गया? 6p 5f 5p 4d, ठीक है, थर्ड आ गया ना। आसान आने कर सकता हूं। ये वापस रिपीट हो गया क्या? ये भी किया था ना हम लोगों ने, वही मतलब सेकंड या फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ? फर्स्ट अभी किया था ना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या हुआ है देखें पीछे कौन सा। ये AIPMT 2012 ना, अब ये किस में आ गया? जेई मेंस में। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना ये तो। अभी इतना ही बच्चों ना, इसलिए आप लोग ये आसानी से कर सकते हो ना। मतलब ये वाला पोर्शन लगभग थ्योरेटिकल है और थोड़ी सी मेहनत से हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किए ना, आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी थी इसमें, कौन से वाले के अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने की बस। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू।